तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो टॉपिक है सीटेट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में जो है कंप्लीट टॉपिक ये कराने वाला हूँ। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते। तो आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, और पर्यावरण और आनुवंशिकता हमारे विकास पे, हमारे मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनके विकास पे किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। प्रकृति एवं पोषण यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों का क्या मत था नेचर वर्सेस नर्चर के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं। जैसे कि मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट सेंसस वुडवर्थ के अनुसार क्या कहना था, जॉन बॉबी के अनुसार क्या कहना था, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या कहना था। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि हम सीटेट सीटीपी को लेके जो है कंटेंट लाते रहते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए विकास को जो है आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी कैसे प्रभावित करता है। आप सभी को मालूम है कि विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जो टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, ये ऑलरेडी मैंने जो है आपको वीडियो में पढ़ा रखा है। तो चलो अब हम देख लेते हैं विकास को आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी कैसे प्रभावित करता है। तो देखो भाई, बच्चों को जो माता पिता से गुण मिलते हैं उसे आनुवंशिकता कहते हैं। आप सभी को मालूम है जो गुण होते हैं बच्चों को जो मिल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर जो आपके बच्चे होंगे, ये जो आपके बच्चे अभी हैं, तो उनमें जो है उनके जो आंखों का कलर है, बालों का जो रंग है, बालों की जो बनावट है, चेहरे की बनावट है, उनका जो फिजिक है, उनका जो पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो जो सारी चीजें उसमें हैं, तो वो कैसे गए हैं? वो आनुवंशिकता के थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू ही तो बच्चों में गए हैं ना। तो इसलिए हम इसको जो है गुण बोलते हैं। यह गुण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरित होते रहते हैं। किससे? माता पिता से। यह प्रक्रिया डीएनए के माध्यम से होती है। सबसे पहले आप मुझे जो है डीएनए का जो है फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करोगे, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसका जो थोड़ा सा बेसिक वर्क आप मुझे बताओगे, क्योंकि ये 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है ये स्थायी व प्राकृतिक होती है, यानी कि ये जो गुण का जो ट्रांसफर होता है ना, ये स्थायी होती है यानी कि परमानेंट होती है, यानी कि ये होनी ही होनी है। अगर जैसे कि कोई भी बच्चा पैदा होगा तो उसमें उसके माता पिता के गुण होंगे ही होंगे। इस चीजों को हम जो है बदल नहीं सकते हैं। युग्मनज जायगोट तब बनता है जब पुरुष का शुक्राणु यानी कि स्पर्म और स्त्री का अंडाणु यानी कि एग एक साथ मिलकर संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आप सभी को मालूम है। जो पुरुष और जो स्त्री जो है आपस में मिलकर जो संभोग वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो सबसे छोटा जो होता है ना युग्मनज बनता है। अब युग्मनज क्या होता है वो भी हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। तो संभोग से जो होता है ना वो युग्मनज होता है, और फिर इसी से जो है आगे चल के जो है वो बच्चा बनता है। तो युग्मनज देख लेते हैं क्या होता है। तो युग्मनज जायगोट क्या होता है? युग्मनज वह कोशिका है यानी कि एक सेल है जो पुरुष और महिला के युग्मनज यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बनती है। इससे बच्चों के जन्म का पहला चरण माना जाता है, यानी कि जो बच्चा बनेगा ना वो इसी युग्मनज से बनेगा। ठीक है भाई। उसके बाद है युग्मनज यानी कि जायगोट में 46 गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 46। 23 माता जी की तरफ से और 23 पिताजी की तरफ से। और ये 23 में क्या क्या होता है, ये जो 23 जो गुण होते हैं ना, इसमें भी 21, 22, 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21, 22, 23 को थोड़ा सा जो है मैं आपको जो है डिटेल में बता देता हूँ। तो वही देख लो। जो डाउन सिंड्रोम है एक प्रकार की जो है आनुवंशिक स्थिति है। इसमें 21वें गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, इसको हिंदी में भी डाउन सिंड्रोम ही बोलते हैं। इसमें जो 21वां गुणसूत्र, 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। इससे क्या होता है, बच्चों में जो है कोई आनुवंशिक दिक्कत हो जाती है तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि बच्चों में जो है ना क्या होता है, जब 21वें गुणसूत्र की 2 कॉपी, देखो आप सभी को मालूम है 46 गुणसूत्र बच्चों जो वो जायगोट में होते हैं, 46 गुणसूत्र से जो है मिलके बने होते हैं। 23 माता जी की तरफ से आते हैं, 23 पिताजी की तरफ से आते हैं। तो इसमें होता क्या है, उसमें अगर कोई भी इशू हो जाता है तो उससे जो है डाउन सिंड्रोम होता है बच्चे को। और इसको हम दूसरा नाम ट्राइसोमी 21 के भी नाम से जानते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के जो विकास में ना बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। क्या क्या डिले हो जाता है तो वो भी अभी हम आगे देख लेते हैं। बच्चे के विकास में देरी क्या होगी, तो जो बच्चा है ना वो देर से बोलना शुरू करेगा। जो बच्चा पैदा होगा ना, जो नॉर्मल बच्चे के मुकाबले जो उसका जो शब्दकोश होगा बहुत सीमित। जो बच्चे मतलब जो उनका मतलब 1-2 साल में जो 200-250 के करीब जो उसका जो शब्दकोश होगा वो नॉर्मल बच्चों से बहुत कम होगा, और वो देरी से बोलना शुरू करेगा। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित तो बच्चे देरी से चलना शुरू करते हैं। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं मतलब 16, 17, 18 महीने के जो बच्चे होते हैं वो
चलना शुरू कर देते थे। लेकिन ये जो डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, ये 2 से 3 साल में चलना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा कॉपी बनी होती है ना, तो उससे क्या होता है, इनमें जो है कुछ कमियां आ जाती है, आनुवंशिक प्रॉब्लम इसमें जो है इसमें जनरेट हो जाती है। बच्चों का जो मानसिक विकास है वो भी बहुत देरी से होगा। बच्चा जो है किसी भी चीज़ को, कोई भी बेसिक्स ऑपरेशंस वगैरह होंगे, लाइक काउंटिंग वगैरह हो गया, 2+2 4, तो ये सारी चीज़ों को समझने में उसको दिक्कत होगी नॉर्मल बच्चों के मुकाबले। उसके बाद जो नेक्स्ट गुणसूत्र है हमारा 22वां क्रोमोसोम। 21वां क्रोमोसोम क्या है, डाउन सिंड्रोम इशू होता है उससे बच्चों को। 22वां जो क्रोमोसोम है, इसमें जो है लिंग गुणसूत्र को छोड़कर, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर सभी गुण इसमें जो है शामिल होते हैं। और इसी से 22वें गुण से जो है गुणसूत्र से ही निर्धारित होता है कि बच्चे का जो है कलर कैसा रहेगा, बच्चे का जो है आंखों की, बालों की बनावट कैसी रहेगी। जैसे कि इसमें लिखा है ना, जैसे हाइट बढ़ना, आंखों का रंग आदि, इसे हम स्वतंत्र गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम भी कहते हैं। ये मतलब कि सेक्स लड़का होगा या लड़की होगी, इस चीज को छोड़ के हम बाकी सारी चीजें जो है 22वें गुणसूत्र से जो है डिसाइड हो जाता है। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। यह एक प्रकार की जो है आनुवांशिक स्थिति है जिसमें महिलाओं के अंदर जो है एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ये सिर्फ जो है महिलाओं के अंदर ही होता है। इसमें फिर वो जो है फिर उसको आगे चल के जो है काफी सारी प्रॉब्लम जो है, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ता है। तो टर्नर सिंड्रोम जो है ना, सिर्फ महिलाओं के अंदर होता है। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो है एक्स की जो है कमी हो जाती है। खुद सोचो, महिलाओं के अंदर एक्स है और पुरुषों के डबल एक्स है और पुरुषों के अंदर एक्स वाई है, तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जो है लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए पुरुष रिस्पॉन्सिबल है या महिला रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे रिस्पॉन्सिबल तो कोई नहीं, सारी चीज़ें भगवान के द्वारा दी गई होती है। लेकिन फिर भी जो हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि नहीं भाई, जो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए जो है कौन है, औरत जो है जिम्मेदार है। वो अपनी बहुओं को जो है कोसते हैं, फिर उसको जो है काफी ज्यादा प्रताड़ित भी करते हैं। तो आपके हिसाब से जो है कौन, हिसाब से क्या मतलब साइंटिफिक प्रूवन है कि कौन है, महिला है कि पुरुष है? तो ये आप मुझे कमेंट करोगे और थोड़ा सा 1-2 लाइन भी एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 23वां गुणसूत्र। इससे जो है ये निर्धारण हो जाता है कि बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगी। यह वह गुणसूत्र होते हैं जो निर्धारण करते हैं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। माता में हमेशा XX गुणसूत्र होते हैं और पिता में XY गुणसूत्र होते हैं। यदि बच्चा XX है तो इसका मतलब लड़की पैदा होगी, और यदि बच्चा XY है तो इसका मतलब लड़का पैदा होगा, ठीक है। उसके बाद है विकास को पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित करता है। पीछे मैंने आपको बता दिया कि विकास को हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता किस प्रकार से प्रभावित करता है। सारा पॉइंट मैंने डिटेल में बता दिया। उसके बाद जो 21वां क्रोमोसोम किस प्रकार से जो है बच्चे के विकास में जो है बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद 22वां क्रोमोसोम से क्या होता है। उसके बाद 23वां जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उससे किस प्रकार से बच्चे का जो विकास प्रभावित होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण कैसे, क्योंकि विकास को प्रभावित करने का जो है सिर्फ 2 ही चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एक तो हेरिडिटी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और एक है पर्यावरण जिसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इससे जो है बच्चे का जो है विकास अच्छे से हम कर सकते हैं। लेकिन हेरिडिटी में तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन एनवायरनमेंट में तो कर सकते हैं। चलो जानते हैं हम किस प्रकार से सारी चीजें कर सकते हैं। तो देखो भाई, यह हमारे बाहरी वातावरण जैसे कि खाना पीना, जीवन शैली, सामाजिक परिस्थिति से प्रभावित होता है। आप किस प्रकार से खान पान खाते हो, किस प्रकार से आपकी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, आपका सामाजिक परिस्थिति कैसी है कि किस प्रकार के समाज में रह रहे हो, इससे भी जो है आपका विकास बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। पर्यावरणीय कारक हमारे आदतों, व्यवहार, स्वास्थ्य एवं गुणों को भी बदलते हैं। जिस भी प्रकार का आपका पर्यावरण होगा, जिस भी एटमॉस्फेयर में आप रहोगे, उसी प्रकार से जो आपकी आदतें होंगी, उसी प्रकार से आपके व्यवहार होंगे, उसी प्रकार से आपके स्वास्थ्य व गुणों जो है गुण होंगे। उदाहरण के लिए यदि हम पोषण लेंगे तो हमारा विकास भी अच्छे ढंग से होगा। यदि आप पोषण नहीं लोगे, वही पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीजें खाओगे, तो उसी हिसाब से आपका जो है विकास होने वाला है। एक माता पिता के नाते या शिक्षक के नाते जो है हमें बच्चों को जो है एक सुगम वातावरण यानी कि कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट हमें जो है बच्चों को प्रदान करना चाहिए, ताकि जो है बच्चे को क्या है, जो आगे चल के जो उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जो है उसको अगर कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रदान नहीं करोगे तो फिर बच्चे का जो भरण पोषण होगा फिर वही घिसी पिटी एनवायरनमेंट में होगा और उसी प्रकार से उसका विकास होगा। उसके बाद हमारा आता है प्रकृति एवं पोषण यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर। आप सभी को मालूम है कि जो हेरिडिटी है वो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हेरिडिटी से जो भी चीज़ें आ रही है उसको हम चेंज नहीं कर सकते बच्चों के विकास में।
लेकिन पोषण तो हम सही दे सकते हैं भाई, खान पान, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं ताकि जो बच्चे का जो है अच्छे से ग्रोथ हो, अच्छे से विकास हो। तो देख लेते हैं प्रकृति, नेचर हेरिडिटी से संबंधित ही है, जो स्टैटिक्स है इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते और यह आनुवांशिकता से संबंधित है। बच्चे का रंग कैसा होने वाला है, बच्चे के आंखों का रंग किस प्रकार से होगा, बालों का कलर किस प्रकार से होगा, बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये चीज़ें फिक्स है, इस चीज़ों में हम चेंज नहीं कर सकते। और ये सब जो है क्या है, भगवान की देन है। अगर आप भगवान में आस्था रखते हो तो उनकी देन, हम उनको जो है मान के जो है चलते हैं और चीज़ों में हम बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन हम पोषण, नर्चर में हम जो है बदलाव करके जो बच्चे का जो विकास है उस प्रकार से हम कर सकते हैं। किस प्रकार से, यह परिवर्तनीय यानी कि डायनेमिक व लचीला, फ्लेक्सिबल है। पोषण पर्यावरण से संबंधित है। समझ में आ गया दोनों चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देख लेते हैं प्रकृति एवं पोषण पर मनोवैज्ञानिक के क्या तर्क है, वो मतलब प्रकृति और पोषण पे जो है मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, एक मनोवैज्ञानिक थे हमारे रॉबर्ट सेंसस वुडवर्थ। इनके अनुसार जो है प्रकृति एवं पोषण बच्चों के वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक है। ये कहते हैं कि जो बच्चों का जो वृद्धि एवं विकास है ना, उसमें जितना पोषण कहा गया, जितना प्रकृति का हाथ है उतना ही पोषण का है। दोनों का जो है बराबर रूप से जो है हाथ है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो बच्चे का जो है विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद जॉन बॉबी करके एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था, जॉन बॉबी के अनुसार हमें बच्चे को जो है स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में पालन पोषण करना चाहिए ताकि उनका मानसिक विकास अच्छे से हो सके। मतलब आजकल का समाज आप सभी को मालूम है कि मैं तो मतलब बोलना नहीं चाहता क्योंकि एक शिक्षक का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो है सभी शिक्षक बनने आए हैं, तो हम उन चीज़ों की चर्चा क्यों करें। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए जो है, ताकि आपको समझ में आ सके मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि आजकल आप देखते हो इंस्टाग्राम पे कैसे मतलब नंगा डांस चल रहा है। उसके बाद जो है मतलब लोग फेमस होने के लिए कुछ भी अपनी माँ बहन तक को नहीं छोड़ते, दूसरों की माँ बहन तक को नहीं छोड़ते, गाली दे रहे हैं खुल्लम। सोचो अगर वैसे समाज में आप अपने बच्चे का भरण पोषण करोगे, पालन पोषण करोगे, क्या उसके मानसिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद सोचो। हमें एक ऐसा समाज क्रिएट करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा जो है, मतलब ये भारत है, यहाँ पे हमें एक ऐसा समाज को क्रिएट करना पड़ेगा जो है मतलब माता पिता की तो चीजें हैं ही, लेकिन हम जो दोस्त की बहन है उसको भी हम अपना बहन माने। एक ऐसा समाज, ना कि यूएस वाला, हम वेस्टर्न कल्चर को हम बहुत फॉलो कर रहे हैं, हमें उस चीजों को फॉलो करना है, लेकिन जो उनकी अच्छी चीजें उन्हीं को फॉलो करना है, सभी चीजों को नहीं फॉलो करना है। तो जब भी आप अपने बच्चों को फोन वगैरह दिया करो ना, तो हो सके तो इन सारी चीजों को ना, जब ऐसी वीडियोज आए तो उन पे तुरंत नॉट इंटरेस्टेड कर दिया करो, ये रिपोर्ट कर दिया करो, ताकि जो इन फ्यूचर ना वो सारी वीडियोस जो आपको जो फीड में है ना सजेस्ट करे। क्योंकि आपको बच्चा तो आजकल तो बिना यूट्यूब के, बिना इंस्टाग्राम के तो खाना ही नहीं उसको पचता है। तो इसलिए जो उसके मानसिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीन प्याजे करके मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, तो जीन प्याजे का ज्यादातर ध्यान संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव पक्ष पर था, परंतु वह इस बात को भी नहीं नकारते थे कि अच्छे संज्ञान का विकास एक अच्छे पर्यावरण में पोषण में होता है। इनका भी मानना था कि जो अच्छे मस्तिष्क का जो विकास है ना, अच्छे पर्यावरण में और अच्छा जो है पोषण से ही होने वाला है। इसके अगर अच्छा पोषण नहीं दोगे, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दोगे, तो जो है क्या है, बच्चे का मस्तिष्क का भी विकास नहीं होगा। पर्यावरण एवं पोषण से ही होता है, ठीक है ना। जीन प्याजे की थ्योरी भी काफी पॉपुलर थी। जब तक आप टीचर की फील्ड में हो तब तक आपको जो है जीन प्याजे की थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा, या आप चैनल पे डालोगे ना जीन प्याजे बाय स्टडी क्लास यूट्यूब पे, तो हमारी वीडियोस आ जाएगी, तो उन वीडियोस को भी देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग इनकी जो है थ्योरी है। लेव वाइगोस्की की भी थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, यूट्यूब पे डालना, काफी पॉपुलर थ्योरी है, वो भी मैंने करा रखी है। वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पे अपना जोर दिया था, परंतु यह मानते हैं कि एक अच्छा सामाजिकरण, सोशलाइजेशन का जो विकास है एक अच्छे पर्यावरण व पोषण में होता है। ये भी इस चीज को मानते हैं कि जो बच्चे का जो सामाजिकरण होता है ना, बच्चा जो समाज में रह रहा है उसका जो सामाजिकरण होता है वो एक अच्छा पर्यावरण एवं पोषण में ही होता है, और यह बच्चों के मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सभी अगर हम ओवरऑल इनका कंक्लूजन निकालें ना चारों मनोवैज्ञानिकों का, तो इन्होंने भी यही बोला है कि प्रकृति एवं पोषण बच्चों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। प्रकृति फिक्स है, हम प्रकृति में चेंजेस नहीं करते, किस प्रकार का बच्चा होगा, क्या हाइट होगी, वो फिक्स है, उसको चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन पोषण हम उसको सही से दे सकते हैं, एनवायरनमेंट हम सही से प्रदान कर सकते हैं। कम से कम फोन को उसको दो, ज्यादा उसको पार्क ले जाओ, दोस्तों के बीच में खिलाओ, दोस्त भी वैसे पिक करो उसके जो गाली ना देते हो। क्योंकि आजकल तो भाई दिल्ली जैसे शहर में अगर आपका बच्चा पल रहा है तो समझ लो वो बिल्कुल इतनी गाली देगा ना, तो उसकी तो हद ही नहीं है। तो
इस चीज़ का भी जो है आप बिल्कुल सही से सिलेक्शन करो कि कौन से उसके फ्रेंड्स होंगे। स्कूल में जाके देखो, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग अटेंड करो, उसमें मैडम से पूछो इसका बिहेवियर कैसा है, सारी चीज़ें। तभी जाके जो है एक बच्चा जो है ना, एक पेड़ को जो आप पाल रहे हो ना, तभी जाके वो फल दे पाएगा 15-20 साल बाद। अदरवाइज तो फिर वो आपको भी गाली देगा और वृद्धाश्रम भेज देगा। चलो भाई, बहुत दूर की मैंने बात बता दी आपको। उसके बाद जो है एक नोट करके लिखा है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का परिणाम है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी मैं पीछे से क्या पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, जो विकास है ना, जितना प्रभाव उसका जो है हेरिडिटी डालता है, उतना ही प्रभाव एनवायरनमेंट भी डालता है। यानी कि विकास इजिकल टू आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। सही तो बताया मैंने आपको, पीछे से यही तो बता रहा हूँ कि जो विकास, कोई भी विकास होता है ना, किसी बच्चे का जो विकास प्रभावित होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। दोनों का मिला जुला जो है रूप होता है, तभी जो है बच्चे का जो विकास किसी भी तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के माता पिता का बौद्धिक स्तर काफी अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा बिल्कुल ही डल पैदा होगा, तो ये आनुवंशिकता में आ गया। इससे थोड़े गुण उसके बच्चे में जाएंगे, उसका बौद्धिक स्तर भी नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद पर्यावरण से क्या है, सही खान पान पोषण दोगे तो इससे भी जो उसका विकास जो है प्रभावित होगा। किसी के माता पिता ने जो है मतलब बहुत ज्यादा गोरे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके बच्चे बहुत काले पैदा होंगे या बिल्कुल वैसे, तो उसके बच्चे भी गोरे होंगे। तो ये हमारे आनुवंशिकता प्रभावित करता है विकास को। समझ रहे हो आज के टॉपिक से आपको क्या समझ में है? जो विकास है उसको आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं, लेकिन हम आनुवंशिकता में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पर्यावरण में चेंजेस करके हम बच्चे का जो है विकास अच्छे से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना। जय हिंद, जय भारत।